जरूरत होती है वो है युवा शक्ति। और ये युवा शक्ति जितनी सशक्त होती है उतना ही देश का विकास होता है, देश के संसाधनों के साथ न्याय होता है। आज भारत इसी सोच के साथ अपनी युवा शक्ति को एम्पावर कर रहा है, पूरे इकोसिस्टम में अभूतपूर्व सुधार कर रहा है। और इसमें भी देश की अप्रोच दो तरफा है। हम अपने युवाओं को स्किलिंग और एजुकेशन के द्वारा नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार कर रहे हैं। करीब 4 दशक बाद हम नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए हैं। बड़ी संख्या में हमने नए मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम या आईटीआई जैसे कौशल विकास संस्थान खोले हैं। करोड़ों युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग दी गई है। वहीं दूसरी तरफ हम नौकरी देने वाले ट्रेडिशनल सेक्टर्स को भी मजबूत कर रहे हैं। हम रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने वाले नए सेक्टर को भी बढ़ावा दे रहे हैं। आज भारत गुड्स एक्सपोर्ट्स, मोबाइल एक्सपोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, डिफेंस एक्सपोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग में नए रिकॉर्ड बना रहा है। और साथ ही भारत स्पेस, स्टार्टअप्स, ड्रोन, एनिमेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर जैसे कई सेक्टर्स में आप जैसे युवाओं के लिए बड़ी संख्या में नए अवसर भी तैयार कर रहा है। साथियों, आज पूरी दुनिया मान रही है कि ये सदी भारत की सदी होने वाली है और इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह भारत की युवा आबादी है। जब दुनिया के अनेक देशों में बुजुर्ग आबादी बढ़ रही है, तब भारत दिनों दिन युवा हो रहा है। भारत के पास ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। पूरी दुनिया स्किल्ड युवाओं के लिए भारत की तरफ देख रही है। हाल में G20 समिट में ग्लोबल स्किल मैपिंग को लेकर भारत के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। इससे आप जैसे युवाओं के लिए आने वाले समय में और बेहतर अवसर बनेंगे। देश और दुनिया में बन रहे किसी भी मौके को हमें गंवाना नहीं है। भारत सरकार आपके साथ, आपकी हर जरूरत में आपके साथ है। हमारे यहाँ पहले की सरकारों में स्किल पर उतना ध्यान नहीं दिया गया था। हमारी सरकार ने स्किल का महत्व समझा और इसके लिए अलग से स्किल मंत्रालय बनाया। स्किल मंत्रालय के लिए अलग बजट दिया। भारत आज अपने युवाओं की स्किल पर जितना इन्वेस्ट कर रहा है उतना पहले कभी नहीं किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने ग्राउंड लेवल पर युवा साथियों को बहुत शक्ति भी दी है। इस योजना के तहत अभी तक करीब 1.5 करोड़ युवाओं की ट्रेनिंग हो चुकी है। अब तो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के आसपास ही नए कौशल केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। इससे इंडस्ट्री
अपनी जरूरतें स्किल डेवलपमेंट संस्थानों के साथ शेयर कर पाएंगी और उनके अनुसार ही जरूरी स्किल सेट युवाओं में डेवलप करके उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा। साथियों, आप भी जानते हैं कि अब वो जमाना नहीं है कि एक काम सीख गए तो बस जीवन भर उससे काम चल जाएगा। अब स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग ये पैटर्न है जिसे हम सभी को फॉलो करना ही होगा। डिमांड तेजी से बदल रही है, नेचर ऑफ जॉब बदल रहा है, उसके हिसाब से हमारी स्किल्स को भी हमें अपग्रेड करते रहना होगा। इसलिए इंडस्ट्री, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट संस्थानों का समय के अनुरूप होना बहुत आवश्यक है। किस स्किल में नयापन आ गया है, किसकी कितनी जरूरत है, पहले इस पर भी फोकस बहुत कम था। अब ये स्थिति भी बदली जा रही है। बीते 9 वर्षों में करीब 5,000 नई आईटीआई देश में बनाई गई है। इससे देश में आईटीआई की 4 लाख से अधिक नई सीटें जुड़ी है। इस संस्थानों को मॉडल आईटीआई के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है। मकसद ये है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ ही इनमें एफिशिएंट और हाई क्वालिटी ट्रेनिंग दी जा सके। साथियों, भारत में स्किल डेवलपमेंट का दायरा लगातार बढ़ रहा है। हम सिर्फ मैकेनिक, इंजीनियर, टेक्नोलॉजी या कोई दूसरी सर्विस इतने तक ही सीमित नहीं है। अब जैसे महिलाओं से जुड़े सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, अब ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को तैयार किया जा रहा है। इसी प्रकार हमारे विश्वकर्मा साथी हैं। ये हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। इनके बिना कोई भी काम नहीं चलता। लेकिन परंपरागत रूप से अपने बड़ों से जो काम ये सीखते हैं वही आगे बढ़ाते हैं। अब पीएम विश्वकर्मा योजना से इनके इस परंपरागत कौशल को आधुनिक टेक्नोलॉजी और टूल से जोड़ा जा रहा है। मेरे युवा साथियों, जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, आप जैसे युवाओं के लिए नई संभावनाएं बनती जा रही है। अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ है और सर्वे में ये बात सामने आई है कि भारत में रोजगार निर्माण एक नई ऊंचाई पर पहुंचा है। भारत में बेरोजगारी दर अपने 6 साल के सबसे निचले स्तर पर है। ये मैं बेरोजगारी की बात कर रहा हूं। भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों में ही बेरोजगारी तेजी से कम हो रही है। इसका अर्थ ये कि विकास का लाभ गांव और शहर दोनों ही जगहों पर बराबर पहुंच रहा है। रोजगार बढ़ रहे हैं, रोजगार मिल रहे हैं। इससे ये भी पता चलता है कि गांव और शहर दोनों ही जगहों पर नए अवसर भी समान रूप से बढ़ रहे हैं। इस सर्वे की एक और बहुत प्रमुख बात है। सर्वे में सामने आया है कि भारत की वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी उसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। नारी सशक्तिकरण को लेकर भारत में बीते वर्षों में जो योजनाएं बनी हैं, जो अभियान चलाए गए हैं,
ये उनका प्रभाव है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय संस्था IMF ने भी जो आंकड़े जारी किए हैं वो भी आप सभी युवाओं का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। IMF ने कहा है कि भारत आने वाले वर्षों में भी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना रहेगा। आपको याद होगा, मैंने भारत को दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में लाने की गारंटी दी है। IMF को भी इस बात का पूरा विश्वास है कि भारत अगले 3-4 साल में दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। यानी आपके लिए नए अवसर बनेंगे, आपको रोजगार स्वरोजगार के और ज्यादा मौके मिलेंगे। साथियों, आपके सामने अवसर ही अवसर है। हमें भारत को दुनिया में स्किल्ड मैन पावर का भी सबसे बड़ा पावर सेंटर बनाना है। हमें दुनिया को स्मार्ट और स्किल्ड मैन पावर सॉल्यूशन देने हैं। सीखने, सिखाने और आगे बढ़ने का ये सिलसिला चलता रहे। आपको जीवन में हर कदम पर सफलता मिले, यही मेरी शुभकामना है। आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। हम जब सन 84 में लोकसभा के इलेक्शंस हुए, 83 में हमारी पदयात्रा हुई, चंद्रशेखर जी स्वयं भी अपना चुनाव हार गए। तो ये नहीं होगा कि चुनाव में वो डिविडेंड्स मिले। Rahul Gandhi is a late adopter. In 2014 election, Rahul Gandhi was not on social media. 2015 when he came on Twitter, he came as Office of RG. कि भाई गलती ना हो जाए, अगर कुछ गलती हो गई तो ऑफिस ऑफ आरजी ने किया. He said Office of RG, and in only 2017, quite late in the day, when every small big leaders, MLAs, corporators were on social media, then he came as Rahul Gandhi's handle, right? मैं किसी की पदयात्रा पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ज़मीन आसमान का अंतर है। हम गांव में ही रुकते थे, हमारे पास एक एसी वैन तो छोड़ दीजिए, साधारण एक बस भी नहीं थी। हमारे पास एक वैन ज़रूर थी जिसमें सबके झोले रहते थे, दरी रहती थी और कुछ कपड़े कुर्ते पजामे रहते थे जिनको हम खुद ही धोते थे। Maybe it's a signal to a Nitish Kumar, to a Mamata Banerjee, or there are a lot of other people who may, you don't know, may have more number of seats in 2024 than Congress. जैसा हम हिंदी में बोलते हैं ना कि सब रुमाल डालने में लगे हैं सीट पे कि भाई I am also the leader. अब दुनिया बदल गई है इन 40 वर्षों के अंदर बहुत। संचार के माध्यम से ये एक बदली हुई दुनिया में क्या इसका किस प्रकार का असर होगा? मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि असर थोड़ा तो ज़रूर होगा कि वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, पर चुनाव में ये परिवर्तित कर पाना ना उस समय संभव था और ना आज संभव है। Namaste, Jai Hind. Welcome to another edition of ANI Podcast with Smita Prakash. Padyatras, journey by foot, an agent of social change. Padyatras have always been used by social reformers and politicians, even religious reformers. It was a time when there was no source of electronic connectivity to get your message across. As a child, you must have seen a picture of Mahatma Gandhi undertaking the Salt March, the Dandi Yatra. That was in 1930 against British imperialists. A few years later, when India was still not free, he went on another Padyatra for raising awareness against untouchability, a dreadful social practice that was later declared illegal when India became free. Many social reformers also undertook these journeys to bring about awareness about social ills in society or to raise awareness to change laws. Soon politicians jumped into the bandwagon and undertook Padyatras to reach out to people in rural areas for mass reach. Currently, Rahul Gandhi of the Congress Party is on a Padayatra from South to North India called the Bharat Jodo Yatra, which he says is uniting a nation divided due to divisive politics of the Narendra Modi government, quite similar to the Bharat Yatra in 1983 of a politician called Chandrasekhar, who later went on to become a Prime Minister of just 8 months. His yatra was against Rahul's grandmother, the then Prime Minister of India, Indira Gandhi.
To discuss whether padyatras are relevant in an age when even those living in remote villages have access to mobile phone networks and television, we got two people in our studio. Sudhindra Bhadoria is a veteran politician who was a young politician in the Padyatra of former Prime Minister Chandrasekhar in 1983. And then we have Shantanu Gupta, who's the founder of a youth organization, Yuva Foundation. So we have today in our studio a veteran politician and a young policy wonk. Sudhindraji, thank you very much for being here. Most honored that you've come to our podcast. Thank you so much, Smitaji, for inviting me. And Shantanu, a friend. I've known you for quite a while and I'm most grateful that you're here for this discussion. Thank you. So we have a veteran and we have a youth talking to us today about the relevance of Padyatra. So I just want to know because, Sudhindraji, you walked with Chandrasekhar-ji in 1983. You were there with him as a young student leader. What was, at that time, what was the significance of that Padyatra? Was it to position himself as a political leader out for mass contact? And did he achieve his goal, whatever it was? Well, I'll start from this, that there's a book written by Harivansh, who's now the vice chairperson for the Rajya Sabha, in which he has mentioned that we young people proposed to Chandrasekhar that he should do something which should be out of the box. We were completely, in the elections, we were routed by Mrs. Gandhi in 1980. And Janata Party had broken, the BJP had formed a separate party because they were demanding from the BJP that they should sever all relationships with the RSS. So there was a vote on this, though Morarji did not want a split, but then there was a vote. And the party split over there. So by 1980-81, we were completely, very small party. The Janata Party, correct. as it is. So this was the getting together of the socialists under JP, and those people were, just for the young listeners. Let me tell you, it was not like this. The Janata Party of Jayaprakash Narayan was a very large umbrella in which the Bharatiya Janasangh was there, and the socialists were there, and the Congress of Morarji Desai, Mr. Nijalingappa, C.B. Gupta, they were all there, part of it. The Lokdal, which was a very predominant force in North India at that time under Chaudhry Charan Singh, Karpuri Thakur, Raj Narayan, Devi Lal, all these people, that formed a very formidable party, and it broke into three pieces. The Lokdal was formed by Chaudhry Charan Singh subsequently, and Jayaprakash ji had passed away in 1979. So around that time, this party split, and the Lokdal again went its way. The Janata Party, in which also included Babu Jagjeevan Ram at that time. He was there in this. He did Congress for Democracy, he started, Much, right? exactly. That was earlier. But that was in 77 when Mrs. Gandhi was routed in the elections in 77, where she also lost. And the entire party was completely wiped out in North India. Though the South did hold the fort at that time for Congress. So, the party was splintered and split very badly. So Chandrasekhar ji was also, I think, at that time disillusioned with his own colleagues in the party, right? When he decided on this Padyatra? No, it happened like this, which has been narrated by... so he told me, I was the national president of the youth wing, that we must do something unique and new. Because if I try and challenge Mrs. Gandhi on electoral front, I will not. She will just crush me because she's too big a figure. So therefore we have to do. So we thought that let us do some unique thing, and which is a Padyatra. Harivansh has mentioned this. The entire party got against it. But unique कैसे हुआ? मतलब गांधी जी ने किया हुआ था, विनोबा भावे ने किया हुआ था, तो पदयात्रा कोई नई चीज तो नहीं थी उस वक्त? देखिए, वो नई नहीं थी, पर लोग ये कह रहे थे कि ये सेंटली चीज है. पदयात्रा करना धार्मिक लोगों का काम है या संतों का काम है. और जैसे शंकराचार्य ने वहाँ से कन्याकुमारी के पास कश्मीर से वहाँ तक गए थे, और उसी प्रकार से महात्मा बुद्ध ने इस पूरे
पूर्वांचल में उस दौर में अपने संदेश को भेजा, तो ये चलता था। मैं समझता हूँ सिख धर्म का भी इसी प्रकार से गुरु नानक देव जी ने किया, सभी धर्मों में हुआ है, और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स में भी हुआ। लॉन्ग मार्च ऑफ माओ त्से-तुंग इज known, it's globally known, माओ त्से-तुंग's लॉन्ग मार्च। तो इस प्रकार का होता, पर पॉलिटिकल ये जो भारत का कुछ मिट्टी अलग है, यहाँ संतों का काम है ये। तो मुरारजी भाई ने कहा कि तुम कोई संत हो, तुम पार्टी के अध्यक्ष हो, और हम लोग पावर के गेम में हैं। तो और फिर पूरी पार्टी ने इस बात को, ये बात मानी कि ये पदयात्रा वगैरह सब बेकार की बातें हैं, इन लड़कों का फितूर है, तुम इसमें मत पढ़ो। तो चंद्रशेखर जी ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि मैंने देखिए एक कमेटी बनाई थी, सरोजनी महेशी गई थी, उन्होंने भी यही कहा, रामकृष्ण हेगड़े ने भी कहा, और ये अभी